हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग लास्ट संडे को जो ओली बोर्ड पर RRB NTPC का लाइव मॉक हुआ था उसका जो है वो जीके का जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ के अंदर में हमारा जो ये पार्ट 3 वीडियो है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि जेम्स जो चैडविक है को किसके मतलब कौन सा परमाणु के कण का खोज किया था जो कि परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, परमाणु के जो नाभिक में प्रेजेंट होता है वो कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर जो होता है वो प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो होता है वो आवेशहीन या उसको बोल सकते हैं उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है वो वृत्ताकार कक्षाएँ होती है जिसके अंदर में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में चक्कर काटते रहता है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का खोज जो है वो ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, वो 1932 के अंदर में जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा 1897 के अंदर में किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा जो है 1897 के अंदर में किया गया था इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, और बचा न्यूट्रॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो खोज है वो किया था गोल्डस्टीन। किसने किया था प्रोटॉन का खोज? तो प्रोटॉन का जो खोज है वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन 1920 ईस्वी में किए थे। 1920 ईस्वी के अंदर में जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। परमाणु के नाभिक का खोज सन 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज सन 1911 के अंदर में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, परमाणु जो होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु भौतिकी के जो पिता हैं वो रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु भौतिकी के जो पिता जो है वो रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु भौतिकी के पिता जो है रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। जे थॉमसन के द्वारा सबसे पहले जो है परमाणु मॉडल दिया गया था। जे थॉमसन सबसे पहले जो है अपना परमाणु मॉडल जो है सबसे पहला परमाणु मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया था। जे थॉमसन, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल नाम था। ठीक है, परमाणु संरचना की खोज 1808 ईस्वी के अंदर में जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। परमाणु मॉडल जो है वो थॉमसन ने दिया था, लेकिन परमाणु संरचना की खोज जो है वो 1808 ईस्वी के अंदर में जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु संरचना की खोज जो है वो सन 1808 ईस्वी के अंदर में जो है वो डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जो है 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो परमाणु जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था 1911 के अंदर में, 1911 में। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। हेनरी मोजले के द्वारा जो है परमाणु संख्या की खोज की थी। हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। हेनरी मोजले के द्वारा परमाणु संख्या का खोज किया गया था। परमाणु संख्या की खोज की गई थी। परमाणु जो है संख्या की खोज की गई थी हेनरी मोजले के द्वारा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कण पाए जाते हैं, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक है पोजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, एंटी पार्टिकल होता है।
पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसकी खोज जो है पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो एंडरसन ने किया था। एंडरसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश, तो इस पर प्लस आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर जो न्यूट्रिनो, एक है न्यूट्रिनो जो है उसकी खोज जो है पाउली के द्वारा किया गया था। पाउली न्यूट्रिनो की खोज जो है वो पाउली के द्वारा किया गया था। तथा एक और जो कण है उसका नाम है फोटॉन जो है वो फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और फोटॉन जो होता है इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटॉन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि ISRO इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन जो है यह ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो है इंग्लिश में नाम होता है। इसरो का यह फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1949 को किया गया था। 15 अगस्त 1949 को किया गया था। जिसका हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर में पड़ता है। बेंगलुरु के अंदर में पड़ता है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर में पड़ता है। इनके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जो है वो वी नारायणन को चुना गया है। इनका वर्तमान अध्यक्ष जो है चुना गया है इसको वी नारायणन। एक मिनट मार कर तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। वी नारायणन को चुना गया है। वी नारायणन को चुना गया है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायणन को चुना गया है। हाल ही में कुछ नए अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। जो नए अध्यक्ष या CEO या ये सब जो बने हुए हैं, जो नए अपॉइंटमेंट में उनका रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा, मतलब FCI का चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। FCI का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री जो हैं वो FCI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। फिर UIDAI का CEO UIDAI के CEO बनाए गए हैं। कौन बने हैं? तो UIDAI का CEO जो है वो बने हैं भुवनेश कुमार को बनाया गया है UIDAI का जो है CEO। फिर इसके बाद SBI के नए बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है वो रामा मोहन राव आमरा। नेक्स्ट जो हैं वो SBI के MD जो हैं वो नए बने हैं। SBI के MD नए अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है कुछ राम मोहन राव आमरा, ठीक है। फिर अगला जो है वो गूगल इंडिया के हेड नए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट जो है गूगल इंडिया के जो हैं वो नए हेड बने हैं, जिनका नाम है प्रीति लोहाना को जो है वो गूगल इंडिया का नया जो है क्या बनाया गया है, तो उनको ये हेड बनाया गया है, ठीक है। फिर नए अपॉइंट हुए हैं CRPF के जो है नया डायरेक्टर जनरल बने हैं। CRPF के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, जिनका नाम है बितुल कुमार, ठीक है। और एक ब्रह्मोस एयरोस्पेस के चीफ बनाए गए हैं।
एयरोस्पेस के जो हैं चीफ बनाए गए हैं। कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के जो चीफ बने हैं वो बने हैं डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ बनाए गए हैं। फिर जो है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं उनका जो नाम है वो है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। उसके बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड बनाए गए हैं विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है नए हेड बनाए गए हैं। किसको? विपिन कुमार को बनाया गया है। ठीक है। फिर है RBI के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा को। RBI के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो बने हैं संजय मल्होत्रा को जो है RBI के गवर्नर बने हैं 26 नंबर के। ठीक है। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वां नंबर का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है। इनका नाम है परमेश शिवामन। ठीक है। परमेश शिवामन। ठीक है। फिर 51वें नंबर के जो CJI बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम है संजीव खन्ना जो 51वां नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है। ये कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं जो हाल फिलहाल में 1-2 महीना के अंदर में उनको जो है हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई ई-बैंकिंग ग्राहक अपने बैंक के स्वामित्व वाले ATM से पैसे निकालता है तो शुल्क की शर्त क्या कहलाता है? तो शुल्क की शर्त को बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज कहा जाता है। ठीक है। कह रहा फील्ड मार्शल कोंडेरा M करियप्पा यानी शॉर्ट में बोलते हैं KM करियप्पा है ना की नियुक्ति के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष जो है किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जनवरी। क्या हो जाएगा आंसर में? 15 जनवरी जो है वो 1949 को क्या हुआ था? तो इस दिन जो है एयर फील्ड मार्शल जो है वो KM करियप्पा की नियुक्ति की गई थी। इसलिए इस तारीख को जो है भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 1949 से। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के या जिसको बोल सकते हैं थल सेना के, वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है वर्तमान में? कौन है वर्तमान अध्यक्ष? कौन है वर्तमान में? कौन है? तो हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी हैं जो कि कितना नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। 30वें नंबर के हैं। ठीक है। जल सेना दिवस जो है जल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और मनाया जाना शुरू कब हुआ था? 1971 से। 1971 जो है 4 दिसंबर को 1971 को हमारे नौसेना के द्वारा जो है वो भारत पाकिस्तान युद्ध में कराची बंदरगाह को जो है उस पर जीत पा लिया था। इसके उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है 4 दिसंबर को जो है
वो जल सेना दिवस मनाया जाता है या नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका जो ऑपरेशन का नाम था, जिस ऑपरेशन के जरिए जो है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर नौसेना की विजय प्राप्त हुई थी, उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन 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 ट्राइडेंट ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन जो है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन और जो है एटॉमिक थ्योरी नामक जो है वो बुक लिखे थे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो है वो नील्स बोर के द्वारा लिखा गया। नील्स बोर द्वारा जो है ये किताब लिखा गया था। ठीक है, नील्स बोर जो है वो अपना पहला परमाणु मॉडल जो है वो 1913 में दिए थे। नील्स बोर का पहला परमाणु जो मॉडल है वो कब दिए थे, तो 1913 में दिया गया था। 1913 में दिए थे। नील्स बोर के द्वारा जो है पहला परमाणु मॉडल 1913 में दिया गया था, जिसके लिए 1922 में इन्हें जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के चलते 1922 के अंदर में जो है नील्स बोर को जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1922 के अंदर में नील्स बोर को। ठीक है, नील्स बोर पहले भौतिकी विज्ञानी थे जिसने सबसे पहले पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने 1757 के पलासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। जो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो पलासी जो है 1757 जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 23 जून 1757 को जो है वो पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। पलासी के जो युद्ध में था वो एक तरफ बंगाल था, और एक तरफ अंग्रेज। तो बंगाल की तरफ से कौन थे, तो उनका नवाब, बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। और ये अंग्रेज़ कौन था, तो अंग्रेज़ की तरफ से थे वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट जो है वो क्लाइव जो था वो, इन दोनों के बीच जो है वो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, है ना। इसी युद्ध में ही भारत में ब्रिटिश जो है साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इस युद्ध में मतलब जो है वो पलासी का युद्ध में ही जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, नींव पड़ गई थी। और जो पलासी जो है वो बंगाल के अंदर में पड़ता है। पलासी कहाँ पड़ता है, तो बंगाल में पड़ता है। पलासी जो जगह है वो बंगाल के अंदर में पड़ता है। ठीक है, और एक जो है महत्वपूर्ण युद्ध जो है उससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद बात करते हैं। बक्सर का युद्ध के बारे में जो बात किया जाता है, तो इसमें भी जो है दो टुकड़ियों में या दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एक तरफ जो थे वो अंग्रेज था, और एक तरफ जो थे वो ये तीन लोग मिलकर के, एक था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब जो था वो था मीर कासिम, और दूसरा जो था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, जो कि अवध का था। ये अवध का नवाब था। और जो था मुग़ल सम्राट जो था वो शाह आलम द्वितीय, मुग़ल सम्राट भी था, मुग़ल सम्राट जो था वो शाह आलम द्वितीय जो थे वो एक तरफ यानी एक सेना में था, और अंग्रेज़ जो था एक तरफ था। अंग्रेज़ के तरफ से जो थे वे कौन था, तो अंग्रेज़ी सेना का तरफ से नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध का जो है उसका नाम था हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज़ी सेना की तरफ से बक्सर के युद्ध में जो है वो क्या किया था, ये नेतृत्व किया था। और एक तरफ जो था वो तीन लोग थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना। और अंग्रेज़ हेक्टर मुनरो के बीच जो है बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर जो पड़ता है वो बिहार के अंदर में पड़ता है, आरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है,
इस युद्ध के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी, शासन की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन पलासी के युद्ध में सिर्फ नींव पड़ा था, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो WWW का पूर्ण रूप क्या है। तो WWW का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है वो फुल फॉर्म जो है एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा पूछते रहते हैं, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है। तो WWW का बात करते हैं पहले। तो WWW का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, इसका जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है वो 1989 में किया गया था। 1989 के अंदर में जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है WWW का आविष्कार किया गया था, ठीक है। एक होता है WAN, WAN। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक होता है फैक्स। फैक्स का फुल फॉर्म पूछते रहता है फैक्स का। तो फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स। फिर होता है रैम। रैम का जो मतलब होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और एक होता है रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। एक फुल फॉर्म होता है जो बार बार पूछते रहता है वो है MOPS, और एक होता है MIPS, ठीक है। MOPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। और MIPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म हमेशा बार बार पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए रिवीजन कर लेते हैं, लिख कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन है, या इसको बोल सकते हैं स्वराज, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 के अंदर में हुआ था, वो भी बम्बई के अंदर में हुआ था, बम्बई में किया गया था। 1885 के अंदर में बम्बई में स्थापना किया गया था। और जो है इसमें जब स्थापना किया गया था उस टाइम जो है इसके अंदर में 72 जो है वो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में भाग लिया था, ठीक है। जिसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे या जो स्थापना किए थे वो जिनका नाम था WC बैनर्जी, ठीक है। WC बैनर्जी जो थे वो संस्थापक सदस्य थे या प्रथम भी अध्यक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये INC का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कुछ अधिवेशन को जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो जो सेकंड अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1886 में 1886 के अंदर में हुआ था। और वो हुआ था कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो किनको बनाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इसका जो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, वो हुआ था 1887 के अंदर में हुआ था, 1887 में हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मद्रास के अंदर में, मद्रास में हुआ था, मद्रास में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 के अंदर में हुआ था और मद्रास के अंदर में हुआ था। जिसके जो अध्यक्ष जो थे
वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम थे। ये कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, चौथा जो अधिवेशन है वो हुआ था 1888 के अंदर में हुआ था। और कहाँ हुआ था चौथा अधिवेशन? तो यह हुआ था इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद के अंदर में हुआ था। और जो है इसमें जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो पहले अध्यक्ष थे जो अंग्रेज बने थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो अंग्रेज अध्यक्ष जिनका नाम था जॉर्ज यूल, ठीक है, वो अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, वो कि तीसरे अधिवेशन 1887 के अंदर में मद्रास में बने थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जिसका नाम है जॉर्ज यूल है, जो कि चौथा अधिवेशन जो कहाँ हुआ था 1888 के अंदर में हुआ था, कहाँ? इलाहाबाद के अंदर में बने थे, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो है अधिवेशन उसको भी देख लेते हैं। चौथा के बाद जो है इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो है वो 12वां अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? 12वां जो है अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। तो 12वां जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो 12वां अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता के अंदर में 1896 के अंदर में हुआ था। 1896 के अंदर में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता के अंदर में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रहीमतुल्लाह स्वामी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह स्वामी के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की क्या खास बात थी? तो इस अधिवेशन के अंदर जो खास बात थी कि जो है 1896 के अंदर में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार जो है वो वंदे मातरम, जिसको कि राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है वो वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में ही 1896 के अंदर में 12वां अधिवेशन जो है के अंदर में गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो है 22वां अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कब हुआ था? तो 22वां अधिवेशन जो हुआ था 1906 के अंदर में हुआ था, 1906 ईस्वी के अंदर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जो 1906 में हुआ था वो हुआ था कलकत्ता के अंदर में, जो कि यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 22वां अधिवेशन जो है वो 1906 के अंदर में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसके जो है अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष हैं। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है? तो इसमें जो है पहली बार जो है वो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज्य शब्द जो है उसका प्रयोग जो है सबसे पहली बार वो है कब किया गया था? तो 1906 के अंदर में किया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में जो है वो किया गया, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट अधिवेशन जो है वो है 23वां अधिवेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वां अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? तो 23वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 के अंदर में हुआ था, 1907 में हुआ था। और ये जो हुआ था सूरत में हुआ था। इसका नाम सूरत अधिवेशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसी अधिवेशन के अंदर में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जो है वो विभाजन हुआ था 1907 के अंदर में, जिसकी अध्यक्षता जो है इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और कौन सा जो है इंपॉर्टेंट अधिवेशन है? तो एक अधिवेशन जो है वो है ये 27वां अधिवेशन, 27वां से पहले 26वां अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। 26वां जो अधिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, 26वां अधिवेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। 26वां अधिवेशन जो है 1911 के अंदर में हुआ था, 1911 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता के अंदर में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। और इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यही है कि कलकत्ता के अंदर में 1911 में जो 26वां अधिवेशन हुआ था, है ना, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी, तो उसमें पहली बार जो है वो राष्ट्रीय गान गाया गया था, जनगण मन जो है सबसे पहली बार जो है वह 26वां अधिवेशन के अंदर में ही 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कौन सा नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है 27वां अधिवेशन। कौन सा? 27वां नंबर का जो अधिवेशन है वो 1912 के अंदर में हुआ था, 1912 में हुआ था। और ये जो है वो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था?
बांकीपुर जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के अंदर में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है बांकीपुर 1922 के अंदर में हुआ था। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो किया गया था आर एन मधोलकर के द्वारा। आर एन मधोलकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था, और यह जो है बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है कांग्रेस का। ठीक है, जो कि बांकीपुर 1912 के अंदर में हुआ था। 27वां नंबर का अधिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिवेशन है वह है 31वां नंबर का अधिवेशन। 31वां अधिवेशन में क्या खास बात है, तो ये जो है पहले तो 1916 के अंदर में हुआ था, और उसके बाद जो है ये लखनऊ के अंदर में हुआ था। लखनऊ के अंदर में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है वो अध्यक्षता किया गया था। और इस अधिवेशन की जो खास बात है, क्योंकि इसके अंदर में जो है वो मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया था। इस अधिवेशन के अंदर में जो है मुस्लिम लीग के साथ जो है वो समझौता हो गया था। ठीक है, समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। और कौन सा है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अधिवेशन है, तो 32वां जो अधिवेशन है, 32वां नंबर का अधिवेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। 32वां नंबर का अधिवेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर में जो है पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो है वो बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। जो कब हुआ था, 32वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1917 के अंदर में हुआ था। 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन जो है, तो ये जो है कलकत्ता के अंदर में हुआ था। कलकत्ता में किया गया था। और एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 32वां नंबर का अधिवेशन बना था 1917 के अंदर में कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 1918 के अंदर में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन दूसरा जो विभाजन हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 के अंदर में। 1918 में कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जो विभाजन हुआ था वो बम्बई के अंदर में हुआ था। बम्बई के अंदर में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था। ठीक है, और गया के अंदर में एक अधिवेशन हुआ था, इसको भी याद रख लेना है। गया अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1922 के अंदर में। गया अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1922 के अंदर में, 1922। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था वो किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास के द्वारा जो है वो किया गया था अध्यक्षता। ठीक है, ये गया अधिवेशन की अध्यक्षता। सबसे युवा जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले नेता का नाम है, उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता थे। सबसे युवा जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता थे अबुल कलाम। ठीक है, जो कि 1923 के अंदर में बने थे। 1923 में बना था। 1923 के अंदर में दिल्ली के अंदर जो हुआ था विशेष अधिवेशन, उसके अंदर चुने गए थे। ठीक है, अबुल कलाम। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अधिवेशन है वो 40वां नंबर का जो कानपुर में हुआ था। कानपुर के अंदर में जो है हुआ था, कानपुर के अंदर में जो हुआ था 40वां नंबर का अधिवेशन। 40वां अधिवेशन जो है वो कानपुर के अंदर में हुआ था। कब हुआ था, तो हुआ था कानपुर के अंदर में जो हुआ था उसमें जो है सरोजनी जो नायडू है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय जो महिला जो है वो चुनी गई थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी रिलेटेड आएगा इससे, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूटर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जूटर शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। जूटर का अर्थ जो होता है, जूटर एक प्रकार की गेंद होती है जो पिच पर गिरने के पश्चात अप्रत्याशित रूप से घूरती है, उसको क्या बोलते हैं, जूटर। जूटर क्या होता है, जूटर एक प्रकार का गेंद है जो पिच पर गिरने के पश्चात अप्रत्याशित रूप से घूरती है। ठीक है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है, पिच के बारे में जो है, पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज या 20.11 मीटर होता है। पिच की जो लंबाई होती है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज या 20.11 मीटर।
ठीक है, 20.11 मीटर होती है। गेंद का जो भार होता है, क्रिकेट गेंद का जो भार होता है वो होता है 155 से लेकर 163 जो है वो ग्राम तक होता है। क्रिकेट गेंद का वजन जो होता है वो क्या होता है, 155 से लेकर के 163 ग्राम तक होता है। ठीक है, क्रिकेट स्टंप की जो लंबाई होती है वो 72 सेंटीमीटर होती है। स्टंप की जो लंबाई होती है वो होती है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो ओडीआई मैच है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था, और पहला जो टेस्ट मैच भी है वो भी जो है वो मेलबर्न में ही हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था। ठीक है, पहला जो ओडीआई मैच है, फर्स्ट ओडीआई और फर्स्ट टेस्ट मैच दोनों के दोनों जो है वो कहाँ हुआ था। पहला जो ओडीआई मैच है वो कब हुआ था, तो जो पहला ओडीआई मैच जो है जो है 1877 के अंदर में जो है खेला गया था। ठीक है, पहला टेस्ट मैच जो है, और ये दोनों के दोनों जो है इंग्लैंड और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है खेला गया था। ठीक है, और कहाँ खेला गया था, तो मेलबर्न के अंदर में जो है वो खेला गया था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो दुबई के अंदर में है। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका जो मुख्यालय है वो दुबई के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुलरीन विद्युत चाप यानी इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क के उपस्थिति में, तो इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर में जो है किस की उपस्थिति में जो है ग्रेफाइट जो है वो को गर्म करने से बनता है। फुलरीन ग्रेफाइट को गर्म करने से। ठीक है, ग्रेफाइट को जो है इसको जो है गर्म करेंगे, है ना, इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, तो जो है कौन सा गैस की उपस्थिति में, तो आर्गन या तो हीलियम की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर में ग्रेफाइट को गर्म करने पर जो है वो फुलरीन बन जाता है। फुलरीन जो होता है वो 60 कार्बन वाला एक जो है वो गोलाकार परमाणु होता है। ठीक है, जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, और यह फुलरीन जो है वो कार्बन का अपरूप में से एक है। कार्बन का अपरूप में से एक है। ठीक है, कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं, पहला होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के अलावा जो है फुलरीन भी जो है एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा जो है वो दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ है, और हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से जो है वो कौन सा विकल्प मानव शरीर में मौजूद पेप्सिन एंजाइम की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो पेप्सिन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो है पेट के अंदर में जो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो प्रोटीन जो है उसको पचा करके अमीनो अम्ल के अंदर में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है उसको, या ब्रेक करता है। ठीक है, पेप्सिन जो होता है मानव शरीर के अंदर में पेट के गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड अथवा अमीनो एसिड में बदलता है। पेप्सिन की खोज जो है वो 1836 ईस्वी के अंदर में थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। पेप्सिन की जो खोज है वो 1836 ईस्वी के अंदर में थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। पेप्सिन की खोज 1836 ईस्वी के अंदर में। गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है।
जो गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर पेप्सिन पाया जाता है, उसके अंदर में एक और एंजाइम जो है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, लाइपेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जिस प्रकार पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, उसी प्रकार लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है डैश जो है वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना, मतलब जिससे जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो अपारनेट जो है वह एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। ठीक है, अपारनेट की वजह से ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है। अपारनेट को 1967 के अंदर में 1967 के अंदर में यूएस की एक जो है कंपनी जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यूएस के अंदर में, अमेरिका के अंदर में एक एजेंसी है जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको कि आरपा शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपा बोला जाता है, के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। जो ये अपारनेट जो है, अपारनेट का डेवलप कौन किया था, तो 1967 के अंदर में यूएस के अंदर में एक एजेंसी है जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरपा, के द्वारा जो है वो ये अपारनेट को डेवलप किया गया था, जो कि आगे चलकर हमारा इंटरनेट का वो आधार बना। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर में इंटरनेट की शुरुआत जो है सबसे पहले जो है वो 1983 के अंदर में किया गया था। इंटरनेट की जो शुरुआत है, इंटरनेट की जो शुरुआत जो है वो जो है 1983 के अंदर में हुआ था। 1983 के अंदर में जो है अमेरिका के अंदर में हुआ था। ठीक है, 1983 के अंदर में अमेरिका के अंदर में हुआ था। इंडिया के अंदर में जो है इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ। इंडिया के अंदर में जो इंटरनेट की जो शुरुआत है, इंडिया के अंदर में इंटरनेट जो है वो 15 अगस्त 1995 को जो है शुरू हुआ था। इंडिया के अंदर में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थिति या रैंक क्या है। तो जनवरी 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो है 50वीं नंबर, 50वीं। ठीक है, 50वीं रैंक जो है आया है। 85th जो रैंक है वो आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि जनवरी 2025 में जारी किया गया था। इस इंडेक्स के अंदर में जो है टॉप पर जो है फर्स्ट पर जो है वो सिंगापुर है, सिंगापुर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में टॉप पर कौन है, सिंगापुर है, और इंडिया का रैंक जो है वो 85 है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको जो है हम इस वीडियो में रिवीजन कर लेते हैं। इंडेक्स को जो है हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया का रैंक को रिवीजन करते हैं। तो HDI इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर में जो है इंडिया का रैंक है 134। HDI इंडेक्स के अंदर में इंडिया का जो रैंक है 134 है। ठीक है, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में। और भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में जो है, जिसको कि भुखमरी सूचकांक बोलते हैं, उसमें जो है वो 105वां नंबर पर आता है इंडिया का रैंक। ठीक है, उसके बाद शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में शांति का सूचकांक के अंदर में जो है 116वां नंबर पर आता है। 116वां नंबर पर इंडिया का जो रैंक है वो 116 नंबर पर आता है शांति के अंदर में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर में जो है इंडिया का जो रैंक है वो है 10वां नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर में इंडिया का रैंक जो है वो 10वां नंबर पर है। प्राकृतिक संरक्षण इंडेक्स के अंदर में जो है वो 176 नंबर पर है। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर में 72 नंबर पर है। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर में जो है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 72 नंबर पर इंडिया का रैंक आता है। ठीक है, 72 नंबर पर आता है। फिर एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक पहला है। एशिया पावर इंडेक्स के अंदर में जो है इंडिया का जो रैंक है जो है वो है पहला। एशिया पावर इंडेक्स के अंदर में पहला रैंक है इंडिया का। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर में जो है वो भी पहला पर आता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक
बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर में जो है इंडिया फर्स्ट पर आता है। यानी जब सबसे ज़्यादा जो है गरीब जो है वो इंडिया के अंदर में पाया जाता है, जिसका लगभग जो संख्या है इंडिया के अंदर में 234 मिलियन, 234 मिलियन है। मिलियन जो गरीब है, जो सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया के अंदर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोमबत्ती जलने पर जो है कौन सी गैस निकलती है? मोमबत्ती के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मोमबत्ती के जलने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मोमबत्ती के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ ही साथ जल वाष्प भी निकलता है, जल वाष्प भी निकलता है, जल वाष्प यानी H2O भी निकलता है। ठीक है, मोमबत्ती का जो रासायनिक नाम होता है वो पैराफिन होता है। मोमबत्ती का रासायनिक नाम जो होता है, मोमबत्ती का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है वो पैराफिन होता है, पैराफिन होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है पैराफिन का फॉर्मूला जो होता है C3 ने C31H64 जो है वो पैराफिन का फॉर्मूला होता है, जो कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, रासायनिक नाम होता है, मोमबत्ती का रासायनिक नाम होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए जो है इसे को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और जो है जानकारी जो है अच्छे तरीके से जो है अगले वीडियो में मतलब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।